तो दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, जो हमारा पाक्षिक कार्यक्रम है साहित्य संवाद। और इसके आयोजक हैं वातायन यूके, गृह स्वामिनी इंटरनेशनल, क्रिएटिव कल्चर इंडिया और वैश्विक हिंदी परिवार। मैं इन सब की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं आज शामिल होने के लिए। आज हमारे साथ हैं सुप्रसिद्ध कहानीकार साहित्यकार अर्चना पैन्यूली जी। आप सब उनसे परिचित हैं। मैं थोड़ा सा परिचय आपको उनका देना चाहूंगा। अर्चना जी स्कैंडिनेविया में भारतीय प्रवासी जीवन और डैनिश समाज को भारतीय दृष्टि से अपने लेखन में प्रस्तुत करने के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं। उनके साहित्य में नारी चेतना, सांस्कृतिक द्वंद्व, पहचान का संकट और प्रवासी अनुभव प्रमुख विषय हैं। अब तक उनकी 10 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास, कहानी संग्रह और डैनिश हिंदी अनुवाद शामिल है। अनेक प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान उन्हें प्राप्त हो चुके हैं और उनकी रचनाएं देश विदेश के विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में शामिल हैं और उन पर शोध हो रहा है। हम बहुत ज़्यादा परिचय इस कार्यक्रम में नहीं देते और चाहते हैं कि हमारे अतिथियों से हम ज़्यादा सुने, हमारे जो प्रतिभागी हैं वो ज़्यादा बोलें। और आज के कार्यक्रम की अगर मैं छोटी छोटी सी रूपरेखा आपको दूं, तो सबसे पहले अर्चना पैन्यूली जी से हम उनकी कहानी सुनेंगे, टैग से परे तापसी। फिर अनिल रतूड़ी जी उनके साथ बातचीत करेंगे। उनका परिचय मैं आपको उसी समय दूंगा जब मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। इसके बाद हमारे साथ दो समीक्षक हैं, उमा मेहता जी और सरोजनी नौटियाल जी, जो उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपने विचार व्यक्त करेंगे। अर्चना पेनुली जी से हम फिर एक मुक्त या खुले मंच पर या ओपन हाउस में आप सबके सवाल जवाब के लिए वो उपस्थित होंगी। आप टिप्पणियां कर सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं और अपने प्रश्न और शंकाएं उनके सामने रख सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि कृपया इस अंश का भरपूर उपयोग करें, क्योंकि यह खास तौर से बहुत ही जद्दोजहद के बाद आपके लिए लाया गया है। आमतौर से हम इसके लिए सब मना करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सब इसमें प्रतिभागी बने। तो ये विशेष अंश, विशेष भाग आपके लिए है। इसका भरपूर उपयोग करें। आप इस बीच चैट में भी अपनी टिप्पणियां और प्रशंसा और प्रश्न और शंकाएं लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे साथ दो समीक्षक हैं, दो शोधार्थी हैं, मनोहर कंवर जी और प्रियंका जी। और संभवतः रुचि कुमारी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगी, जो उन संक्षिप्त रूप से उनके लेखन पर, उनके व्यक्तित्व पर विचार अपने व्यक्त करेंगी शोधार्थी की नज़र से। और इस तरह से हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा अर्पणा संत सिंह जी के धन्यवाद ज्ञापन के साथ। तो दोस्तों, बिना कोई समय खोए मैं आमंत्रित करता हूँ सुप्रसिद्ध साहित्यकारा अर्चना पैन्यूली जी को उनकी कहानी के साथ उनके कहानी पाठ के लिए। अर्चना जी, आपका हार्दिक स्वागत है। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। धन्यवाद राजेश जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं वातायन यूरोप, गृह स्वामिनी इंटरनेशनल, वैश्विक हिंदी परिवार और क्रिएटिव कल्चर को अपना हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने साहित्य संवाद के अंतर्गत मेरे साहित्य पर ये परिचर्चा रखवाई। और मैं आज जितने भी प्रतिभागी हैं, अनिल रतूड़ी जी, सरोजनी नौटियाल जी, उमा मेहता जी, मनोहर कंवर और प्रियंका, उन सबके प्रति भी मैं आभारी हूँ जो मेरे साहित्य पर बात करेंगे। और मैं सभी दर्शकों, सभी श्रोताओं, अब मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर सुधा रानी पांडे जी हैं, विजय प्रसाद पैन्यूली जी हैं, काफ़ी लोग जुड़े हैं। सभी को मेरा अभिनंदन एंड हार्दिक धन्यवाद। जो मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसका शीर्षक राजेश जी बता चुके हैं, टैक्स से परे तापसी। यह साहित्य अमृत में प्रकाशित हुई थी और मेरे आने वाले कहानी संग्रह में भी शामिल है। सुनिएगा। व्हाट्सएप पर आया वह छोटा सा संदेश मैं बार बार पढ़ रही थी। आंटी, मैं मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो चुकी हूँ। मेरी शादी हो गई है। संदेश पढ़ते ही 3 साल पुरानी यादें ताजा हो गई हैं। हमारे दोनों बच्चे अपनी अग्रिम पढ़ाई और नौकरी के सिलसिले में घर से तो दूर क्या, इस शहर से तो दूर क्या, वो दूसरे देश में जाकर बस गए थे। 3 बेडरूम का घर खाली लगने लगा था, साय साय करने लगा था। मैंने अपने पति निशांत से कहा,
क्यों ना हम बाहर वाला कमरा किराए पर चढ़ा देते हैं। कमरा अलग थलग है, साथ में टॉयलेट भी है, किसी की मौजूदगी हमें अच्छी लगेगी। फेसबुक पर विज्ञापन डाला, ढेरों संदेश आए। मेरी शर्त थी कि जो किराएदार हो वो लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, अच्छी नौकरी पर हो और वेजिटेरियन हो। सबसे पहले जो लड़की कमरा देखने आई उसका नाम था तापसी दानी। मुंबई की रहने वाली, आईटी प्रोफेशनल, डेनमार्क में एक कंपनी में एक प्रोजेक्ट पर आई थी। मेरा घर देख निहारते हुए बोली, आंटी आपका घर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है, मैं यहाँ रहना चाहूंगी। मुझे भी वह पसंद आई और बात बन गई। मैंने उसे घर के नियम समझाए। किचन इस्तेमाल कर सकती हो, वॉशिंग मशीन भी कर सकती हूँ, लेकिन स्मोकिंग, शराब और दोस्तों का को लाना यहाँ सख्त मना है। अंत में मैंने उसका चेहरा टटोलते हुए उससे पूछा, मैरिड हो या अभी अनमैरिड हो? वह थोड़ा झिझकी और फिर बोली, मैं अपने पति से अलग हो चुकी हूँ, तलाक चल रहा है। उसकी साफगोई मुझे अच्छी लगी और अगले महीने वह 2 सूटकेस लेकर हमारे घर आ गई। उसके आने से घर में रौनक लौट आई। उसके गुनगुनाने की आवाज, फोन पर बातें, लैपटॉप पर चलते कार्यक्रम, सब कुछ घर को फिर से जीवंत कर रहे थे। धीरे धीरे वह हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। उसके जरिए हमें भारत के आज के युवा पीढ़ी की सोच समझने का मौका मिला। डेटिंग, ब्रेकअप, डिवोर्स, जो बातें हमारे समय में असामान्य थी, अब भारतीय समाज में बहुत सामान्य हो चुकी है। वह अपनी नज़र से हमें डेनमार्क की भी कई बातें बताती कि भारतीय आईटी प्रोफेशनल यूरोप और अमेरिका की कंपनियों की बैकबोन, रीढ़ बन चुके हैं। कम वेतन में काम करने वाले ये युवा देर रात तक सिस्टम संभालते हैं ताकि यूरोपीय सहयोगी अगली सुबह बिना रुकावट काम कर सके। वह मुस्कुराते हुए कहती, आंटी ये डैनिश लोग तो 4 बजे ही अपना लैपटॉप बंद कर देते हैं और हम इंडियन तब तक काम करते हैं जब तक समस्या का हल ना हो जाए। मैंने चुटकी ली। पहले भारत मजदूर निर्यात करता था और अब आईटी प्रोफेशनल्स। वह हंस पड़ी। हाँ आंटी, हम आईटी मजदूरी हैं। उसकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत सफल थी, लेकिन निजी जिंदगी उलझनों से भरी हुई थी। वह अपने वकील से फोन बात करती, वह कभी महिला आयोग से बात करती, अपने परिवार वालों से बात करती तो बहुत बहस हो जाती। कई बार उसकी आवाज ऊंची हो जाती और कई बार वह रो भी पड़ती। मैं उसे समझाती, खराब रिश्ते में रहने से बेहतर अलग हो जाना है। वह कहती, आंटी डेनमार्क की एक बात बहुत अच्छी है कि यहाँ ब्रेकअप और तलाक को बहुत सामान्य लिया जाता है। यहाँ आप लोग मुझे जज नहीं करते। ऑफिस में ऑफिस में डेनिस कुलीग मुझे केवल तापसी समझते हैं, मगर जब इंडियन कुलीग को पता चलता है तो वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगते हैं, कुछ तो खुसर फुसर करने लगते हैं। और आंटी, मैंने सुना कि डेनमार्क में डिवोर्स ऑनलाइन भी हो जाता है, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं होती। हाँ, हो जाता है, अगर पति पत्नी आपस में सहमत हो तो वो प्यार सौहार्द से अलग हो जाते हैं। कितनी अच्छी बात है ना आंटी। हमारे भारत में तो डिवोर्स अभी भी इतना जद्दोजहद वाला है कि लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। यहाँ तक कि पेरेंट्स भी अपने बच्चों को इसके लिए सहयोग नहीं देते। तापसी में बहुत सारे गुण थे। वे लाजवाब खाना बनाती थी। हम तीनों रात का खाना अक्सर साथ बैठकर खाते। उसका एक फूड ब्लॉग भी था। वह व्यंजनों की तस्वीर लेती और अपने फूड ब्लॉग में अपलोड करती। हर सुबह वह कहती, गुड मॉर्निंग अंकल आंटी, हैव ए नाइस डे, और रात को गुड नाइट। उसकी ये छोटी छोटी बातें मन को छू जाती थी। एक दिन वो बहुत सज धज कर पैंट और ब्लेजर पहने पूरी प्रोफेशनल लग रही थी। ऑफिस के लिए निकली। निकलने से पहले उसने मेरे पैर छुए और बोली, आज क्लाइंट के सामने मेरा बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन है, आशीर्वाद दीजिए। शाम, गॉड ब्लेस यू, मैं बोली। शाम को लौटी तो खुशी से चमक रही थी। आंटी, हमारी कंपनी को प्रोजेक्ट मिल गया है और मेरी कंपनी ने मेरा कॉन्टैक्ट भी यहाँ बढ़ा दिया है। वह मुझे माँ जैसा सम्मान देती, लेकिन ऐसा नहीं था मुझे उसकी सारी बातें पसंद आती हो। कभी कभी मैं उसको डांट फटकार भी देती। उस दिन बहस थोड़ा आगे बढ़ गई और मैं गुस्से में उससे नाराज होकर अपने कमरे में चली गई।
वह मेरे कमरे के दरवाजे पर आकर हाथ जोड़कर मुझसे माफी मांगने लगी। आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी आंटी, प्लीज मुझे माफ कर दो। उसके स्वर में याचना थी और चेहरे पर घबराहट। शायद कम उम्र में बहुत संकट झेल लेने के कारण वह रिश्तों की कीमत समझ चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि वो हर किसी को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकती। मैंने उसे हक कर लिया। उसके टूटे विवाह की बातें हमें टुकड़ों में पता चलती थी। वो अनायास शुरू हो जाती थी। आंटी, वो चाहता था कि मैं नौकरी भी करूं और घर के सारे काम भी संभालूं। मैं भी उसी तरह कमाती थी। फिर घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी कैसी। और एक दिन वो अचानक बोली, वे लोग मुझे कातिल कहते हैं। मैं चौंक गई। कातिल? कौन कहता है तुम्हें कातिल? आंटी, मैं प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन तनाव और मारपीट के कारण 8 हफ्तों में गर्भ अपने आप ही गिर गया। और वे मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि मैंने जानबूझकर गर्भ गिराया। ओह तापसी! उसकी आंखें भर गई। उसने मेरे उसने मेरे बाल पकड़ के मुझे घर से बाहर घसीटा। मुझे बहुत मारा पीटा। उसके माता पिता खामोश देखते रहे। उस दिन आंटी, मैंने उसे छोड़ने का फैसला कर लिया। वो क्या समझता था अपने को? मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं उसके पैर की जूती नहीं हूँ। वो आक्रोश से भर गई थी। शाबाश! मेरे मुंह से बस इतना ही निकला। उसे बाद में पुलिस की मदद से अपना सामान लेने अपने ससुराल जाना पड़ा। वह बोली, आंटी, महिला कांस्टेबल को लेकर गई थी मैं अपने ससुराल अपना सामान उठाने। महिला कांस्टेबल, महिला आयोग, पुलिस कार्रवाई, एफआईआर, फैमिली कोर्ट, बहुत कुछ उसके मुख से सुनने को मिलता था। तारीखों तलाक की तारीखों पर उसे बार बार भारत भी जाना पड़ता था। वह उसकी आखिरी तारीख थी। जब वह भारत से लौटी तो उसके चेहरे पर गहरी थकान थी। मैंने पूछा, हो गया? उसने धीरे से कहा, हाँ हो गया। मैंने उसे हक किया और बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। वह मायूसी से बोली, मैं कोर्ट में अपने पापा के ओट में खड़ी थी। आंटी, मैं उससे छुटकारा भी चाहती थी, फिर भी रोना आ गया। शर्म, डर, असफलता, हताशा सब महसूस हो रही थी। वह भी खिसियाया हुआ लग रहा था। जज ने कहा कि तुम दोनों ही पढ़े लिखे अच्छी नौकरियों पर है, क्यों नहीं साथ रह सके। कोई बात नहीं तापसी, वह चैप्टर अब क्लोज। अब आगे की सोचो, मैं उससे बोली। उसने सहमति में गर्दन हिलाई। कुछ समय बाद उसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर अपना जबरदस्त प्रोफाइल बनाया। मुझे भी दिया कि आंटी, अपने कॉन्टेक्ट्स को फॉरवर्ड कर दीजिए। अच्छे रिश्ते की उम्मीद अभी भी उसके भीतर जिंदा थी। आंटी, ये लड़का आपको कैसा लग रहा है? वे अपने फोन की स्क्रीन दिखाते हुए बोली। बहुत अच्छा लग रहा, बहुत स्मार्ट है। कहाँ मिला? यहीं अपने कोपेनहेगन में। मेरी तरह आईटी प्रोफेशनल है। आदित्य नाम है। यहाँ भी क्या तुम केवल इंडियन लड़कों को देख रही हो? नहीं आंटी, डेनिश, स्पेनिश, यूरोपियन सभी लड़कों को आजमा रही हूँ। फिर उस दिन वह बहुत बन संवर कर आदित्य के साथ डेट पर गई। देर रात तक लौटी और आते ही अपने को कमरे में बंद कर लिया। दूसरे दिन जब बड़ी देर तक कमरे से बाहर नहीं निकली तो मैंने दरवाजा खटखटाया। क्या हुआ तापसी? अपने को कमरे में कैद क्यों रखा है? कुछ नहीं आंटी, बस यूं ही। वह अनमने भाव से बोली। कैसी रही कल की डेट? ऐसे ही रही आंटी। जैसे ही लड़कों को पता चलता है कि मैं तलाकशुदा हूँ, वो मुझे अजीब से नजरों से देखने लगते हैं, सवाल पूछने लगते हैं। मुझ पर एक टैग लग गया है आंटी। मैंने कहा, तो तलाकशुदा लड़कों को ही देखो। वह कड़वाहट से मुस्कुराई। आंटी, लड़कों पर उतना बड़ा टैग नहीं लगता जितना लड़कियों पर लग जाता है। डेनिस गोरे लड़के डेनिस लड़के आंटी सचमुच काफी खुले विचारों के होते हैं। अगर तुम नहीं चाहो तो वो तुम्हारे पिछले रिश्तों या तलाक के बारे में ज्यादा नहीं कुरेदते। मगर संस्कृति का फर्क उनसे बहुत गहरा है। बिना किसी कमिटमेंट के सीधे बिस्तर पर चलने की बात करते हैं। शारीरिक निकटता को बहुत सहज मानते हैं। उनसे मेरा तालमेल नहीं बैठेगा आंटी। मैं पहले से ही तलाकशुदा हूँ। वो सिहरते बोली। चहकती दमकती जीवंत तापसी कई बार निराशा से घिर जाती। मुझे भी आभास होता कि भारतीय समाज की कई परतें हैं और आज भी समाज में तलाक को सहज नहीं लिया जाता। हिम्मत मत हारो तापसी, मैं उसे दिलासा देती। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया।
फिर कोरोना लॉकडाउन शुरू हो गया। हम सभी क्वारंटीन में चले गए। कुछ समय वर्क फ्रॉम होम करने के बाद वह भारत लौट गई। धीरे धीरे उससे संपर्क कम होता गया और फिर लगभग खत्म हो गया। हम उसे एक तरीके से भूल चुके। और आज अचानक उसका संदेश आया, आंटी मैं मेलबर्न शिफ्ट हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं और निशान दोनों बहुत खुश हुए। कुछ लोग जीवन में थोड़े समय के लिए आते हैं, लेकिन हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। 27-28 साल की तापसी ने हमें नई पीढ़ी की सोच, रिश्तों की जटिलता, तलाक का दर्द और समाज के दोहरे मापदंड दिखाए। सबसे बड़ी बात, उसने हमें यह सिखाया कि टूटने के बाद भी इंसान फिर से जीवन शुरू कर सकता है। आखिरकार वह अपने ऊपर लगे तलाकशुदा के टैक्स से परे निकल गई थी। उसे नया जीवन साथी मिला, नया देश मिला और शायद नई खुशी भी। मैंने उसे तहे दिल से आशीर्वाद दिया, खुश रहो तापसी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया कहानी आपने बहुत प्रभावी ढंग से पढ़ी है। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है सभी साथियों को सभी दोस्तों को कहानी पसंद आई होगी। वे लोग अपने अपनी टिप्पणियां लिख भी रहे हैं चैट में, और आगे भी लिखें, इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है। और दोस्तों, इस बहुत ही मार्मिक कहानी को सुनने के बाद हम आगे चलते हैं, और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, हमारे साथ जुड़े हैं साहित्य प्रेमी पूर्व आईपीएस अनिल रतूड़ी जी, जो देहरादून में फुलवारी में चर्चा के नाम से साहित्यिक मंच चलाते हैं, और उन्होंने उपन्यास और संस्मरण लिखे हैं। तो अनिल रतूड़ी जी, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं। संवाद के लिए आपके पास 15 मिनट हैं, और मैं चाहूंगा कि मैं आपको टोकू नहीं। कृपया आइए और संवाद प्रारंभ कीजिए। नमस्कार सभी देवियों सज्जनों। इस शानदार मंच के लिए मैं मंच के नाम किसी व्यक्तियों के नाम नहीं लूंगा, क्योंकि समय सीमा हमारे आदरणीय सूत्रधार जी ने तय कर रखी है, और मैं समय सीमा में ही इसको प्रयास करूंगा कि वार्ता उसमें हो जाए। और जैसा आप लोग अवगत हैं, जो आज की हमारी विश्वविख्यात लेखिका हैं, जो हमारी, और सौभाग्य से मैं भी उसी प्रांत का हूं जहाँ की वो हैं, और उसी शहर का भी हूं। तो मुझे, मेरा ये और भी सौभाग्य है कि उनके साथ और आप सबके साथ मुझे आज यहाँ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। या, धन्यवाद। तो मैं इन 15 मिनट में एक इतने वृहद जो रचना का जो संसार लेखिका का है, और उनका जो एक जीवन दर्शन है, जो उनकी लेखन की शैली है उसके बारे में, या जो उनका व्यक्तित्व है, इन सभी पहलुओं को इस 15 मिनट में उसको समेटना अति कठिन कार्य है। किंतु मैं ऐसे प्रश्न पूछने का प्रयास करूंगा जिनसे वो यह चीजें उनको, क्योंकि मुझे ये बताया गया कि इसके पश्चात जो उनकी जो पुस्तकें हैं और उनका जो साहित्य है उस पर समीक्षक यहाँ उसके पश्चात विस्तार से बात करेंगे। तो मैं उनके व्यक्तित्व, उनके जो साहित्य है उसके विषय में कुछ ऐसे प्रश्न करना चाहूंगा जिससे लेखक और उनके जो क्रियाशीलता है, उनकी जो रचनाशीलता है, वो जो है वो उकेरी जा सके। तो सर्वप्रथम मैं उनके किसी पुस्तक पे आने से पहले मैं इस बात पर जाना चाहूंगा, जैसा हम लोग अवगत हैं, भारत का जो डायस्पोरा है वो लगभग 4 करोड़ का है विश्व में। और ये एक बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप जैसे हमारी जो लेखिका है वो स्कैंडिनेविया में रहती हैं, जहाँ की आबादी सब मिला के बहुत कम है, सारे स्कैंडिनेवियन देशों की। फ्रांस की आबादी का आधा तो हमारा डायस्पोरा है। और ऐसी परिस्थिति में ये कितना बड़ा डायस्पोरा भारत का बाहर है, जो बहुत सारे देशों से बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में जो उनकी पहचान है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनके जीवन मूल्य हैं, भिन्न भिन्न स्थानों पर वो जाते हैं, रहते हैं, और फिर ये जो सारी टकराव की बात आती है और जीवन शैली को फिर समन्वय करने का जो उद्देश्य और चुनौती आती है, उस विषय पर हमारी लेखिका की बहुत माहिरता है। मैं इससे पहले कि उस पर जाऊं, मैं ये उनसे यह प्रश्न पूछना चाहूंगा कि वह विज्ञान की छात्रा रही हैं और देहरादून में रही हैं अधिकांश समय। पहला उनका भारत में कटा है, पिछले मेरे ख्याल से 1998 से वो बाहर हैं।
तो एक और विज्ञान, दूसरी ओर साहित्य। रचना करने में जो क्रिएटिव प्रोसेस है, रचना प्रक्रिया जो है, उसमें कल्पना, प्रेरणा, शिल्प, भाषा, ये सारी चीजें हैं। और इसके लिए कुछ प्रशिक्षण, कुछ पूर्व में साहित्य का ज्ञान, ये सारी जो चीजें प्रशिक्षण करके होते, एक प्रकार से लेखक को तैयार करते हैं। तो लेखिका ने इतना जबरदस्त, मैं कहूंगा, जो उनके पुस्तकें और उनका जो साहित्य निकला, वो उसके पीछे क्या उनका ये जो प्रशिक्षण था, या क्या इसके पीछे रचनाशीलता की जो प्रक्रिया है वो क्या है, जरा संक्षिप्त में उसको अगर जो आप पहले बताना चाहें, फिर मैं उनके अन्य पुस्तकों पे आऊंगा। धन्यवाद अनिल जी। ये आपने सही कहा, और ये सवाल मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि मैं विज्ञान की छात्रा, विज्ञान की अध्यापिका हूँ, तो साहित्य में मेरी रुचि कैसे हो गई। तो साहित्य ये जो है, ये कोई भी कला हो, वो विरासत में मिलती है। आपको मालूम है, मेरी बहनें भी जो है वो भी साहित्यकार हैं, और देहरादून शहर भी वैसा है। मैं भले ही विज्ञान की छात्रा थी, लेकिन मेरी साहित्यिक सामग्री बहुत, जब मैं टीनेजर थी तभी से छपनी शुरू हो गई थी। मैंने महादेवी कन्या पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की, तो वहाँ की वार्षिक मैगजीन होती थी, पत्रिका गुंजन, तो उसमें हर साल मेरी सामग्री छपती थी। और जब मैं अभी 16-17 साल की थी, तो मैंने लिखकर सरिता वगैरह में रचनाएं भी भेजी, हालांकि वो प्रकाशित नहीं हो पाई। और फिर जब मैं विवाह के बाद मुंबई गई, तो वहाँ मेरे लेखन को नए आयाम मिले। सभी कहते थे, अरे आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। तो एक स्कूल से जुड़ने के कारण जो है, मैं वहाँ पर जो छात्र छात्राएं थे, उनको राष्ट्रीय दिवसों पर या डिबेट कंपटीशन पर मैं उनके लिए मतलब कब कब स्पीच लिखती थी। तो वो सब बहुत सराहा जाता था, और सब कहते थे भाई तुम्हारी हिंदी में काफ़ी पकड़ है। एक टर्निंग पॉइंट तब आया, 1992 की बात है, कि एक डिबेट इंटरनेशनल, मतलब एक नेशनल, वहाँ पर इंटर स्कूल कंपटीशन था मुंबई में, क्या कंप्यूटर अध्यापक का स्थान ले सकता है। तब तक कंप्यूटर नए नए आए थे भारत में। तो जो प्रिंसिपल थी, उन्होंने मतलब मेरा हिंदी पर पकड़ देखकर मुझे कहा कि इस जरा एक छात्रा को आप तैयार कर लीजिए। तो मैंने उसको तैयार किया, और वो छात्रा प्रथम आ गई सारे मुंबई में। तो टर्निंग पॉइंट था, सबने कहा भाई आप तो बहुत अच्छा लिखती है, आप स्कूल के दायरे से बाहर आकर नेशनल मैगजीन्स के लिए लिखो। फिर मैं नेशनल मैगजीन्स पर आई। उसी बीच यहाँ मैं डेनमार्क आ गई। डेनमार्क आकर मेरे लेखनी को नए आयाम मिले। तो इस तरीके से लेखन बढ़ता गया। का सौभाग्य है ये कि ये आपको अवसर मिला और हम सब आपकी आज रचनाएं पढ़ रहे हैं। दूसरा विषय जो मेरे ख्याल से आपके लेखन में मुझे महत्वपूर्ण लगता है, वो, वैसे तो जो संस्कृति और जो मूल्यों का टकराव, वो सब जो शुरू में मैंने कहा, एक जो स्त्री विमर्श है, वो बड़ा महत्वपूर्ण विषय आपका है। आप एक लेखिका, खुद भी एक बड़ी जागरूक महिला हैं। अ, आपके जो परिवर्तन जो आपका उपन्यास है, उसमें मैं उसको जब देख रहा था, तो हिमांशु जोशी जी ने उसमें बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि उसमें तीनों जो पीढ़ियां हैं, तो उसमें जो हम देखते हैं, तो एक क्या, एक तरफ तो जो पुरानी जो पीढ़ी है, उससे हटकर हम 21वीं शताब्दी में आते हैं, जैसा आपने उसमें बहुत सुंदर तरीके से कहा है। और एक तरीके से जो नारी वो अबला से सबला बन रही है उसमें, जो बहुत अच्छा आपने उसमें जो, मैं उन शब्दों को कोट नहीं कर रहा हूं। क्या आप इसको, जो और भी आपने अभी बहुत सुंदर एक जो कहानी भी आपने पढ़ी, वो भी एक प्रकार से उसी दायरे में, उसी क्षेत्र में वो आती, उसी शीर्षक में अब मैं उसको रखूंगा। तो जो ये तब्दीली आ रही है, एक तरफ परिवर्तन बहुत अच्छी के लिए आ रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, वो अपने जीवन के बारे में बेहतर, उनको एक प्रकार से निर्णय लेने के लिए वो स्वच्छंद हो रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक जैसे कुछ चीजें जो छूट रही हैं, उनका दुख भी कहीं उसमें आप दिखा रही हैं। तो ये जो एक जो भूत का और जो वर्तमान में जो भविष्य की ओर हम जा रहे हैं, इसमें एक जो द्वंद्व है, एक प्रकार से हम तब्दील भी होना चाह रहे हैं, लेकिन हम पुराने मूल्यों को भी पकड़ के रखना चाह रहे हैं। ये जो द्वंद्व है, इसमें महिला में, और विशेष तौर से भारत में ही नहीं, ये तो
परिवर्तन तो एक प्रकार से भारत में अधिकांश उसके पात्र हैं। आपकी जो अन्य कहानियां उसमें तो महिलाएं बाहर देश में हैं, और डेनमार्क की भी कहानी आपने लिखी है, जैसे वेयर डू आई बिलोंग लिखी है आपने। तो क्या महिलाएं आपके दृष्टिकोण से, आपका जो दर्शन इसमें आप दिखा रही हैं, वो क्या सही दिशा में जा रहा है या उसमें और कुछ होना चाहिए था? अनिल जी, मैंने ये महसूस किया। मैं भारत देहरादून से निकलकर मुंबई गई, मुंबई से निकलकर डेनमार्क आई। मैंने एक चीज महसूस की कि जो जो देखो, समस्याएं पुरुषों को भी होती है, उनके भी अपनी चैलेंजेस है। लेकिन जो पुरुष है, उनके जो बुनियादी हमारे अधिकार है उनको लेकर नहीं है। स्त्रियों के साथ जो चैलेंजेस है, बुनियादी अधिकारों को लेकर है। और चाहे आप कितने ही विकसित देश में रहो, कितने ही विकसित परिवेश में रहो, हाँ, परिवर्तन आ रहे हैं। जैसे आप अच्छी ये पोशाक ना पहनो, अभी भी ये फब्तियां औरतों पर कसी जाती है। तो मैंने एक तो ये नोटिस किया कि जो जो हमारी महिलाओं के ऊपर अधिकार है, वो बेसिक जो उनके बुनियादी अधिकार है, उनको लेकर तभी स्त्री विमर्श निकलता है। और दूसरा जो बात है कि पुरुष भी एक पिता है, पुरुष भी एक पिता है, एक पति है, एक भाई है, एक पुत्र है। लेकिन उसका एक अपना अलग वजूद भी है। लेकिन स्त्रियां अभी तक, हाँ, वो एक अच्छी माँ है, अच्छी पत्नी है। अब इस दायरे से स्त्रियों ने निकलना शुरू किया है। तो ये सारी चीजें मैंने महसूस की है। और स्त्री विमर्श हर देश में है, हर परिवेश में है। और हाँ, जब हम कुछ चीज किसी तरह जगह, मतलब किसी दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कुछ हम गंवाते भी हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोते भी हैं। तो एक बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा इसको इस पर आपने बोला। मैं इससे इसी को और आगे बढ़ाते हुए, जो एक उसमें आप लिखती हैं कि प्रेम चाहे कितना ही असीम व अनंत क्यों ना हो, सब कुछ जो है वो मतलब नहीं मिल सकता है। मन की भावनाओं के अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की भी जो है उनको अपेक्षित नहीं किया जा सकता। तो अब एक तरफ स्वच्छंद भी होना है, और अपने एक प्रकार से अपने जीवन का निर्णय स्वयं लेना है। लेकिन प्रेम तो अकेले नहीं हो सकता है। प्रेम तो किसी दूसरे के साथ ही करना होगा। और उसमें विवाह, प्रेम, विवाह, और यहां तक कि अभी आपने कहानी में भी उसे कहा, और उससे पहले भी और अन्य पुस्तकों में भी आपने लिखा है तलाक, वो भी एक विकल्प है जो भारत में बहुत कठिन है। जैसा आपने कहा डेनमार्क में वो हाँ, आसान है तुलनात्मक दृष्टिकोण से। तो क्या प्रेम का क्या अर्थ है? प्रेम भारत में एक पारंपरिक जो अवधारणा है, उसमें एक समर्पण भी एक प्रेम है। जो जो पूर्व में जिस प्रकार से शादियां हुआ करती थी परंपरागत तरीके से, यद्यपि उसमें बहुत सारी महिलाएं पिसी भी हैं और पिस भी रही हैं अभी भी, ये भी सत्य है। लेकिन कुछ सफल भी हुए। और क्या प्रेम जो ये पाश्चाती एक रोमांटिक जिसे हम कहेंगे एक विचार है, क्या वो है, या ये केवल एक समर्पण है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सांस्कृतिक, मैं कहूंगा, भारत का और पश्चिम का एक बहुत बड़ा दृष्टिकोण में जो फर्क है, ये डायस्पोरा में जो खास तौर से हमारे जो हमारे नागरिक जाते हैं भारत से, उनके लिए, चाहे वो पुरुष ही क्यों ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो इस पर थोड़ा सा आप कहेंगी? अनिल जी, जो मैंने, जहां तक देखो, ये तो प्रेम बहुत ही विराट शब्द है। और इसमें केवल मैं चंद शब्दों में समेट भी नहीं सकती। तो मैंने एक चीज महसूस किया, कई प्रकार के हैं प्रेम, पति पत्नी के बीच, माँ बेटे के बीच, हमारे सहपाठियों बीच। एक तो मैंने देखा, जो प्रेम है वो अनकंडीशनल नहीं होता। जब तक दूसरा हमें अच्छे से, भले ही एक हमारे संतान है, जब तक वो हमें अच्छे से हमें ट्रीट कर रहा है, हम तब तक ही उसे प्रेम करते हैं। नहीं तो वो प्रेमा, माँ और संतान के बीच भी प्रेम बहुत जल्दी नफरत में बदल जाता है। तो और प्रेम कई कंडीशन से जुड़ा, प्रेम सब कुछ नहीं जीत सकता। मैंने एक नाव आप मेरे एक नावल की बात कोट कर रहे हैं, सब मैंने बहुत देखा, यहाँ भी देखा। और मैं एक स्कूल से जुड़ी हूँ, अपने छात्रा छात्राओं को भी देखती हूँ, प्रेम जो है सब कुछ नहीं जीत सकता।
उसमें बहुत कुछ पारिवारिक परिवेश होता है। और अभी एक एक मुझे किस्सा याद आ गया। तो एक लड़की शादी शादी करना चाहती थी, तो पेरेंट्स नहीं अप्रूव कर रहे थे। पेरेंट्स ने कहा भाई जो तुम्हारा पति हो, केवल तुम्हारा पति नहीं होगा, हमारे घर का दामाद भी होगा। तो हमें सोचना है। तो बहुत सारी कंडीशंस होती है। आपकी जो पुस्तक है वेयर डू आई बिलोंग, अब उसमें रीना जो है वो तीसरी पीढ़ी की हैप्पी बर्थडे भाभी। थैंक यू युवती प्रकाश। मैं सोच रही थी आज युवती है। प्रकाश कैसे नहीं फोन किया। तो कहीं से अनम्यूट करने की जरूरत है। एक मिनट, मैं म्यूट, अब ठीक है मैं वो सबको म्यूट करता हूँ नहीं, और बस आप अनम्यूट कर लीजिएगा खुद सब को। लोग गए अच्छा, हैं तो थोड़ा। आप कृपया दोनों लोग अनम्यूट कर लीजिए। हाँ और मैंने कर लिया। अनिल जी, रतुड़ी जी, हाँ मैंने कर लिया। आपके पास मैंने बस 2-3 मिनट है हाँ अब। 2-3 मिनट है। आखिरी प्रश्न मेरा यह है कि जो रीना है वो एक प्रकार से दोनों देशों की संस्कृति के बीच में, क्योंकि वो तीसरी पीढ़ी है और वो बाद में भारत जब लास्ट में आती है तो वो गंदगी, धूल और जो यहाँ की एक प्रकार से आडंबर है उसके पार भारत की कुछ आत्मा को भी देखती है। उसमें कुछ उसे उदात्त भी दिखाई देता है पहली बार। तो क्या भारत की जो एक प्रकार से रूढ़िवादी जो संस्कृति है उसमें कुछ उदात्त चीज भी है क्या? हाँ, निसंदेह है। भारत तो इंटरनेशनल लेवल पर कई बातों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। जैसे हमारा अभी योगा, भारतीय भोजन, हमारा जो स्पिरिचुअलिज्म है, उसके वजह से भारत दिन पर दिन और प्रसिद्ध होता जा रहा। और जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स है, उन्होंने इंडिया को जो, और अभी जो बढ़ती हुई इकोनॉमी है, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की छवि बहुत निखर रही है। और हम कहीं भी, और दूसरी हमारी जो भारतीय जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, वो बहुत ही स्ट्रांग है। वो हम आसानी से उसको हम हिला नहीं सकते। और हमें और मेरे बच्चों को भी अपनी इंडियन हेरिटेज पर गर्व है। तो हमारे पास बहुत कुछ है और हम वी आर प्राउड ऑफ दैट। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। मेरा समय पूरा हो तो गया। मेरा भी आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत खास तौर धन्यवाद से आपसे, अनिल बहुत अच्छा रतूड़ी लगा जी धन्यवाद बात को। करके। अनिल जी। बहुत ही विचारपूर्ण सवाल आपने पूछे और हमें अर्चना पेनुली जी के बारे में और बहुत सारी चीजें जानने को मिली। बहुत संक्षेप में मैं ये कहना चाहता हूँ रतूड़ी जी, कि आपने जो कहा कि वैज्ञानिक हैं और ये कैसे साहित्य में आ गए, तो ये वैसा ही है। आप बुरा मत मानिएगा कि जैसे कोई सोचेगा नहीं कि पुलिस वाला अनिल यहाँ बैठा रतूड़ी है। जी आईपीएस ऑफिसर हैं और साहित्य में कैसे नहीं, आ मैं साहित्य पढ़ा हूँ। गए। ये थोड़ी विसंगति है। लेकिन ऐसे ऐसे सोच के कहेगा, अरे ये नहीं नहीं, कैसे। मैं सही सही, आपका कहना और बिल्कुल सही। दूसरा मुझे ये कहना है, आपने प्रेम के बारे में बहुत अच्छा सवाल पूछा। मुझे ये कहना है कि शायद प्रेम और शादी को एक करके ना देखा हाँ, जाए। प्रेम में कंडीशन नहीं होती है कोई भी। ठीक बात, ठीक बात। तो खैर, मैं मुझे लगा दो बातें मैं अपनी भी कह दूं। बहुत आपका अच्छा, पुनः आभार। और हमारे बहुत साथ धन्यवाद। अब 41 सदस्य देश विदेश से जुड़े हैं। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं और सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया अपनी राय, अपनी सुझाव, अपनी टिप्पणियां जरूर लिखें चैट में। और इसके बाद, समीक्षा के बाद और हमारे शोधार्थियों की चर्चा के बाद, हम आपके लिए समय रखेंगे और उस समय आप जरूर अपने सवाल, शंकाएं और टिप्पणियां और प्रशंसा जरूर उसमें व्यक्त करें। तो अब हम अगले चरण पर चलते हैं। जो दो समीक्षकों हमारे साथ हैं उनके लिए हम लोगों ने समय रखा है। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं उमा मेहता जी को। और उमा जी, डॉक्टर उमा मेहता, गुजरात आर्ट्स एंड साइंस सरकारी कॉलेज असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उस कॉलेज में। वे अनुवादक हैं, आलोचक हैं। लघु कथा और कविताएं उनकी पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं। और वे अनेक सम्मानों से भी, उन्हें अनेक सम्मान हासिल हो चुके हैं। तो डॉक्टर उमा मेहता, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके समीक्षक वक्तव्य के लिए। नमस्कार। सबसे पहले तो यहाँ पर जितने भी विद्वान जुड़े हैं उन सभी को मेरा अभिनंदन, मेरा सादर प्रणाम। वातायन यूके, दिव्या माथुर जी और अर्चना पेन्युली जी का भी बहुत बहुत आभार कि समीक्षक के रूप में मुझे यहाँ पर अपनी बात प्रस्तुत करने का अवसर दिया। अर्चना पेन्युली जी के संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो उनके अधिकतर उपन्यास और जो कहानी संग्रह हैं
वो मैंने पढ़े हैं। और खास करके अर्चना जी मेरी प्रिय लेखिका भी हैं, और उनकी विषय वस्तु ने खास करके मुझे बहुत ही प्रभावित किया है, क्योंकि एक के बाद उनके जितने भी नए नए उपन्यास आते जाते हैं, तो उन्होंने नए विषय वस्तु के माध्यम से न मात्र हिंदी साहित्य को प्रभावित किया है, बल्कि जो भारत के बाहर के अन्य जो पाठक वर्ग हैं, जो सामान्य वर्ग हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो शोधार्थी हैं, उन सभी को भी अपने नए विषय वस्तु के माध्यम से, अपने नए अंदाज के माध्यम से प्रभावित किया है। अर्चना की जी के संदर्भ में अगर मैं बताऊं, तो अर्चना पैन्यूली जी ने भारत से बाहर डेनमार्क में रहते हुए अपनी लेखनी जो है वो हिंदी भाषा में चलाई है, और हिंदी साहित्य की जो मुख्य धारा है उसको उन्होंने प्रभावित किया है। अर्चना पैन्यूली ने अपनी निरंतर साहित्य साधना के द्वारा हिंदी साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है, और उनके उपन्यास हो या फिर चाहे उनके कहानी संग्रह हो, उनके साहित्य का लक्ष्य आधुनिक समाज के जो विभिन्न कोण हैं, विभिन्न उद्देश्य हैं, जो समाज को नई दृष्टि, नई राह देने की जो कोशिश करती हैं, उसको नए सिरे से रखने का उन्होंने प्रयास किया है। उनके कथा साहित्य के विषय बहुत ही मौलिक होते हैं और नए अंदाज में पाठकों के सामने आते हैं। अर्चना पैन्यूली जी के उपन्यासों में परिवर्तन, वेयर डू आई बिलोंग, पोल की तीर्थयात्रा, कैराली मसाज पार्लर, अलकनंदा सूत इत्यादि का समावेश होता है। उनके कहानी संग्रहों के अंतर्गत अगर हम देखें, तो हाईवे E47, कितनी माएं हैं मेरी, प्रवासी साहित्य श्रृंखला और कथा सप्तक, मेरी मदरबोर्ड और पुराने घर में आखिरी दिन इत्यादि का समावेश होता है। उनका उपन्यास वेयर डू आई बिलोंग डेनिश समाज के ऊपर लिखा गया एक बहुत ही बेहतरीन, और शायद हिंदी में भी वो पहला उपन्यास है मेरी दृष्टि से, कि डेनिश समाज का और वहां की संस्कृति का जो वर्णन उन्होंने किया है वो सचमुच काबिले तारीफ है। डेनिश हिंदी अनुवाद की दिशा में भी अर्चना पैन्यूली जी ने अपना योगदान दिया है। उनका जो अनुदित उपन्यास है कि हेले हेले, जो पुरस्कृत उपन्यास हैं, उसका उन्होंने आज की बात करे शीर्षक से हिंदी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया है, और जो प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। अर्चना पैन्यूली के उपन्यास और कहानियों में अगर हम देखें, तो समस्याएं तो हैं, लेकिन वो समस्याएं न सिर्फ भारत की है, न कोई एक देश की है, बल्कि वो वैश्विक जो समस्याएं हैं उनको वो स्पर्श करने का प्रयास करती हैं। मानव सहज प्रकृति और विकृति का जो सरल और प्रभावपूर्ण जो बातें हैं, जो व्यवहार हैं, जो एक नई नई शैली है, वो हमें उनके उपन्यासों में मिल जाती है। उनके कथा साहित्य में पति पत्नी के बीच का मन मुटाव, उनकी आधुनिक सभ्य समाज में सुखी दाम्पत्य जीवन जीने की जो चाह है, उसमें कहीं ना कहीं वो यांत्रिक जीवन भी जीते हैं, तो उसका निरूपण हमें मिल जाता है। स्त्रियों का शारीरिक और मानसिक शोषण, पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े इत्यादि का जो चित्रण है, वो हमें जीवन के यथार्थ से परिचित करवाता है। कहीं कहीं पति और पत्नी के बीच का जो आत्मसमर्पण है, त्याग की भावना है, जो श्रद्धा भाव है, जो संवेदनशीलता है, प्रेम भावना, वो पाठकों को झकझोर कर रख देती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम उनके उपन्यास पोल की तीर्थ यात्रा के संदर्भ में अगर मैं बात करूं, तो पोल जो है, नीना से उसने तलाक भी ले लिया है। उसके बाद भी पोल का जो प्रेम है, जो श्रद्धा भाव है, वो नीना के प्रति कम नहीं होता, बल्कि और बढ़ जाता है।
उसका जो शुद्ध हृदय है और उसका जो आत्मीय प्रेम है, वो हमें उसमें दिखाई देता है। और नीना की मृत्यु के बाद हम देखते हैं कि वो 108 किलोमीटर की जो पद यात्रा करता है, वो सही मायनों में एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। तो ये एक विशेष बात हमारे सामने उभर कर आती है। उनका ये जो उपन्यास है पोल की तीर्थ यात्रा, वो हमें विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। एक स्थान पर पोल, जब वो नीना को देखता है, नीना कैंसर ग्रस्त अवस्था में है, और बहुत समय बाद जब वो नीना को देखता है तो अपने आप को वो रोक नहीं पाता और उसके मुंह से उद्गार निकल जाता है कि वाह, नीना तो अब भी सुंदर लग रही है। मतलब देखिए, कैंसर ग्रस्त स्थिति है, उसका उसका जो शरीर है उसमें पानी भी भर गया है, वो बड़ा हो गया है, और वो कुरूप लग रही है। उसके बावजूद कुरूपता में भी उसको जो सुंदरता दिखाई देती है, तो वहीं पर हमें प्रेम का एक नया रूप, नया अंदाज देखने को मिलता है। और ये अर्चना पैन्यूली के उपन्यास में हमें एक नई बात मिलती है। अर्चना पैन्यूली की कहानियों में माँ के विविध रूप हमें मिल जाती हैं। खास करके पशु पक्षियों से लेकर मनुष्य तक की जो माँओं के विविध रूप हैं, शायद मेरी दृष्टि से हिंदी साहित्य में कहीं भी एक साथ किसी एक पुस्तक में माँ के विविध रूप हमें नहीं मिलते हैं। और ये बात हमें अर्चना पैन्यूली का जो कहानी संग्रह है, कितनी माएँ हैं मेरी, सच में वो काबिले तारीफ हैं। एक रूप में अगर हम देखें तो विदेशी भूमि पर रचे गए उनके साहित्य में, चाहे वो उपन्यास साहित्य हो या फिर कहानी साहित्य हो, उसमें हमें भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का जो सांस्कृतिक टकराव है वो भी हमें दिखाई देता है। खासकर उनके जो पात्र हैं, नैन्सी है, नीना है, उनको हम कभी भूल नहीं पाते, और वो टकराहट हमें स्पष्ट परिलक्षित होती है कि वो क्या करे, ये करे या वो करे, कहाँ जाए, क्या करे क्या न करे। तो जो भारतीय और पाश्चात्य संस्कृति का जो टकराव है, वो हमें उनके पात्रों में, उनके विचारों में, उनके व्यवहार में स्पष्ट परिलक्षित होता है। डॉक्टर मेहता, लेकिन अनुरोध है कि आप कृपया समापन कीजिए। जी, अंतिम बात मैं रखना चाहूंगी कि उनके कला पक्ष को अगर हम ले, अर्चना पैन्यूली के, तो उन्होंने वर्णनात्मक शैली के माध्यम से पाठकों के सामने अपने पात्रों के शब्द चित्र खड़े किए हैं। और उनके उपन्यासों में हमें विचारात्मक शैली और आलोचनात्मक शैली के दर्शन भी दिखाई देते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने साहित्य में भारतीय संघर्ष, अंतर्द्वंद्व, भ्रम, कठिनाइयां और जो भी पात्रों के सोच विचार हैं, उनकी उनकी जो कामयाबी है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, और संस्कृतियों के बीच का टकराव, वो सब हमें वैश्विक रूप में परिलक्षित होता नजर आता है। यहाँ पर मैं अपनी बात पूर्ण करती हूँ। धन्यवाद। मैं आपको बहुत आभार व्यक्त करता हूँ डॉक्टर उमा मेहता। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने, विचारपूर्ण ढंग से, बहुत प्रभावी ढंग से अर्चना पैन्यूली जी की जो साहित्यिक विशेषताएं हैं उनको उभारा है। और खासतौर से जब आप बार बार कहते हैं कि पति पत्नी के झगड़े के बारे में, तो ये पता चलता है कि उनको प्रेरणा कहाँ से मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। और इतनी प्रशंसापूर्ण समीक्षा सुनने पर लेखिका का गदगद होना स्वाभाविक है। तो अर्चना जी, आपको इसके लिए बधाई। और अब हम चलते हैं हमारे दूसरे जो समीक्षक हैं, उनका परिचय यह है कि उनका नाम है सरोजनी नोटियाल जी, और वे अवकाश प्राप्त प्रधानाचार्य रही हैं। उनके दो कहानी संग्रह और एक निबंध संग्रह प्रकाशित हो चुका है। मैं बहुत आदर के साथ सरोजनी नोटियाल जी आपको आमंत्रित करता हूं अपनी बात कहने के लिए। नमस्कार राजेश जी, और इस कार्यक्रम से जुड़े सभी महानुभावों को मेरा सादर नमन। अर्चना पैन्यूली, जिनके अभी तक 4 उपन्यास, 5 उपन्यास, 4 कहानी संग्रह
और सामयिक विषयों पर अनेक विचारोत्तेजक लेख प्रकाशित हो चुके हैं, जिनको जिनका विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में प्रवेश हो चुका है, जिनकी कृतियों पर शोध कार्य चल रहा है और जो कई सम्मानों से सम्मानित है, पुरस्कारों से सम्मानित है। निश्चित ही उस पर इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, उन पर इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए। और इसके लिए मैं वातायन, गृह स्वामिनी पत्रिका, क्रिएटिव कल्चर एवं वैश्विक हिंदी परिवार को का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने इतने भव्य कार्यक्रम में मुझे अर्चना के कृतित्व व्यक्तित्व पर बोलने के लिए आमंत्रित किया है। तो अर्चना पैनुली, इस पर मैं बहुत कुछ मेरे पूर्व वक्ता कह चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं कुछ छूटा वही उनसे जो छूट गया है या उसके अतिरिक्त जो है उस पर अपने विचार साझा करूं। तो जहां तक उनके व्यक्तित्व की बात है, वो भी आ चुका है कि वो उत्तराखंड की हैं। पहले ये उस समय उत्तर प्रदेश था और यहाँ के देहरादून में ही उनकी सारी शिक्षा हुई है। उन्होंने जंतु विज्ञान विषय में एमएससी किया और बीएड किया। इसके बाद वो शिक्षिका रही हैं, जीव विज्ञान प्रवक्ता, जो उन्होंने स्वयं बताया, बंबई में। और 1997 में पति की नौकरी के सिलसिले में उन सबका सपरिवार डेनमार्क जाना। अब डेनमार्क जाने पर मैं कह सकती हूं उनके लेखन का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ। वहां नया भूगोल था, नया समाज था, नई आबोहवा थी, लंबे दिन थे तो लंबी रातें भी थी। सब कुछ बहुत अलग, भारत से बहुत अलग। वहां पर साफ सुथरा जरूर था लेकिन मन एकाकी था। और उसमें उन्होंने उस समाज को, उस दुनिया को जिस नजर से देखा, तो उनकी नजर तो भारतीय थी, तो भारतीय नजर से उन्होंने एक अलग समाज को देखा और उसके छिपे, खुले और छिपे दोनों तथ्यों को एकत्रित किया और उसको पात्रों, घटनाओं का देश काल वातावरण में पिरोकर बड़े रोचक ढंग से अपने पाठकों के लिए प्रस्तुत कर दिया। तो उनका लेखन अब बड़ा विशद है और उस पर हर एक में अलग चर्चा करना इतना कम समय में संभव नहीं है। तो मैं थोड़ा वर्गीकृत करूंगी। वर्गीकृत मतलब भारत में, अपने देश में रहते हुए उन्होंने जो लेखन किया, उसकी मैं दो प्रतिनिधि रचना चुनूंगी। एक उनकी कहानी लक्ष्मी और एक उनका उपन्यास परिवर्तन। लक्ष्मी कहानी का में एक बाई है, उसका जीवन संघर्ष है, उसकी सामाजिकी है, उसका साहस है, उसकी चाहते हैं, उसकी उपादेयता भी है मालकिन के लिए। लेकिन उसमें जो प्रमुख बात जो निकल कर आई है कि एक ही कालखंड में अलग अलग सामाजिक परिवेश की स्त्रियों की दिक्कतें किस ढंग से अलग हैं, किस प्रकार से उनके स्त्री विमर्श अलग हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आर्थिक दृष्टि से निश्चित ही मालकिन बहुत ऊपर है, लेकिन सामाजिक स्तर पर वह अपनी पाई से कई मामलों में कमजोर है। और ये जिस ढंग से सत्य निकल कर आया है, वो उस कहानी को, लक्ष्मी कहानी को विशेष बनाता है। दूसरा, मैं परिवर्तन की बात करूंगी। परिवर्तन गढ़वाल की पृष्ठभूमि पर, उत्तराखंड की पृष्ठभूमि पर एक बड़ा उपन्यास है। बड़ा उपन्यास समय अंतराल की दृष्टि से और पात्रों की संख्या की दृष्टि से 40-50 या इससे भी अधिक दशक वर्षों का उपन्यास है वो। और इस कालखंड में स्त्री विषयक सोच और स्त्री की स्थिति में जो परिवर्तन आया है, उसका वर्णन है उसमें। और कभी कहीं तो ऐसा लगता है एक पड़ताल है वो, स्त्री विमर्श में स्त्री की स्थिति और स्त्री विषयक सामाजिक सोच की पड़ताल है वो। और एक जगह तो कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि स्त्री की स्थिति में बहुत परिवर्तन का अवकाश नहीं है। और जब यह अवकाश नहीं है लेकिन वो समर्थ हो गई है, तो वो जिद्दी हो गई है, ये भी निकल कर आया। लेकिन समन्वित रूप से स्त्री की परिस्थिति में परिवर्तन आया है। हालांकि सब अभी
अभी अपने अपने युगों में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हम कह सकते हैं परिवर्तन आया है। तो वो कथा वस्तु जिस ढंग से प्रस्तुत है बड़ी हृदय स्पर्शी है। अब मैं दूसरे वर्ग पर आ जाती हूँ, जो उनका लेखन, अर्चना का लेखन डेनमार्क में रहते हुए, वहां तो उनके सत्य का विस्तार हो गया, इतना ज्यादा विस्तार कि उससे उनकी जो कथा कथा और कहानियां सामने आती हैं, उपन्यास सामने आते, उसे पढ़कर उनके पाठकों के सत्य का विस्तार हो। उसमें सबसे बड़ी बात यह है, उनका जो वेयर डू आई बिलोंग है, उस पर बहुत चर्चा हो गई है। पॉल की तीर्थ यात्रा भी उमा मेहता जी ने बता दिया है। और उनका कराली मसाज पार्लर में जो नैन्सी पात्र है केरल के मल्लमपुर की, और उसके जिस ढंग से उसको परिस्थितियां ऐसी रही कि उसको कई विभाग करने पड़े, और कैसे उसने, तो उससे एक चीज सामने आई कि चाहे दुनिया की कोई भी संस्कृति हो, कोई भी सामाजिक पृष्ठ परिवेश हो, स्त्री को अगर जब स्त्री संघर्ष की स्थिति में आती है तो वह अपने संघर्ष में अकेली होती है, उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। यही यहाँ पर एक बहुत गहरी एक सोच होती है कि स्त्री का संघर्ष। अब तीसरा वेद आती हूँ, जो उनका सद्य प्रकाश, जो पांचवा उपन्यास है उनका सद्य प्रकाशित अलकनंदा सूत्र। क्योंकि पिछले कई उपन्यास अधिकतर स्त्री केंद्रित रहे हैं, इसमें एक नवीनता यह है कि यह पुरुष केंद्रित है, और इसमें पुरुष की क्या मर्यादाएं होती हैं, क्या विवशताएं होती हैं, क्या चुनौतियां होती हैं, यह खुलकर सामने आया है। और एक चीज और है, क्योंकि इनके उपन्यासों में बहुत, मैंने कहा ना, जैसे कोई अनुष्ठान चल रहा हो, ये बड़े विस्तीर्ण फलक में होती हैं, बहुत बड़ा परिदृश्य होता है, उसमें समाज होता है, संस्कृति होती है, इंसानी चाहते होती हैं, और संवेदनाएं, बहुत कुछ होता है। और इसमें खूबी यह है कि इतनी सारी उपकथाओं को लेकर चलने पर भी, इतने सारे पात्रों का संयोजन को लेकर चलते हुए भी, मुख्य कथा की गति और प्रभाव में कहीं अंतर नहीं आता, वह कहीं प्रभावित नहीं होती। यह उनकी लेखन कला, रचना कौशल का एक में दृष्टांत, प्रमाण, मानक, कोई भी शब्द आप उचित समझे कह सकते हैं। तो तो रोजनी इसमें, नौटियाल जी, आपसे अनुरोध है कि कृपया समापन अच्छा कीजिए। बस ठीक है, बस लास्ट में यही है कि मैं लास्ट ही कर दे, अंतिम, कि उन्होंने अनावृत अनावृत सत्यों को उद्घाटित किया है, जो, और उसको तर्कपूर्ण ढंग से सामने लाई, जैसे समलैंगिकता हो, चाहे ट्रांसजेंडर के इशू हो, चाहे वैश्यावृत्ति की बात हो, चाहे सिंगल मदर का इशू हो, इसको उन्होंने तर्कपूर्ण ढंग से जैसे सामने रखा है, जो हमारे हमको 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 उसको सही परिप्रेक्ष्य में देखने की एक दृष्टि देता है। और एक चीज और है, सकारात्मकता और गति, ये दो उनके ऐसे गुण हैं जिससे युवा पाठक उनके ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो मैं अंत में सुप्रसिद्ध, जो बहुत विख्यात हैं, ख्याति प्राप्त हैं, ममता, जो कालिया जी हैं, उनके दो शब्द, दो लाइन जो उन्होंने अर्चना पैनुली की कहानियों के संबंध में कहे हैं, वो दोहरा देती हूँ कि कथ्य और शिल्प के इलाके में अर्चना की कहानियों में हमें ताजी हवा के झोंकों का स्पर्श होता है। धन्यवाद। वाह, बहुत अच्छा समापन किया आपने। बहुत अच्छी आपकी विचारपूर्ण विवेचना से हमें अर्चना पैन्यूली जी के बारे में और जानकारी मिली, उनके साहित्य को समझने के लिए और बेहतर दृष्टि मिली। और दोस्तों, आप सबका बहुत ही आभार है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देश विदेश से 41 लोग अभी हमारे साथ हैं। आपकी टिप्पणियां भी हमें चैट बॉक्स में मिल रही हैं। हमारे साथ अब 2 शोधार्थी हैं, हम उन्हें आमंत्रित करेंगे और उसके बाद आपके लिए समय होगा अपने प्रश्न और टिप्पणियां करने के लिए। और मैं चलता हूं हमारे 2 शोधार्थियों के पास। सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं, हमारे बीच में है डॉक्टर मनोहर कंवर, जो सरदार पटेल पुलिस सुरक्षा दांडिक न्याय विश्वविद्यालय जोधपुर में सहायक आचार्य हैं हिंदी भाषा के। और उनका शोध विषय अर्चना पैन्यूली जी के कथा साहित्य का समीक्षात्मक अध्ययन है। मनोहर जी, डॉक्टर मनोहर कंवर, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके पास 4 मिनट है अपनी बात कहने के लिए।
आप अनम्यूट करिए। आप आप अनम्यूट कर लीजिए या इसको आप ठीक कर लीजिए, मैं तब तक दूसरे हमारे शोधार्थी को बुला लेता। हाँ ठीक है। माँ शारदे को नमन। आभासी मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों को मेरा प्रणाम नमस्कार। वातायन गृह स्वामिनी वैश्विक हिंदी परिवार एवं क्रिएटिव कल्चर के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित श्रृंखला साहित्य संवाद अर्चना पैन्यूली में मेरा विमर्श विषय है प्रवासी साहित्य के विशेष संदर्भ में अर्चना पैन्यूली के कथा साहित्य की समीक्षा पर है। और मैंने, जैसा कि सर ने बता दिया है, कि मैंने मेरा शोध कार्य भी इन्हीं के ही समग्र साहित्य पर किया है, तो मैं अर्चना पैन्यूली जी का विशेष धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने मेरे शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ, अभी मैम ने काफी बात कर दी है परिवर्तन उपन्यास की, तो इसके इसके अंतर्गत प्रवासी समाज की पीड़ा से भी ज्यादा हमें दिखती है कि पहाड़ी समाज की भी पीड़ा है जो हमें देखने को मिलती है। उनके प्रवास या फिर पलायन के कारणों को बखूबी चित्रित किया है लेखिका ने। उपन्यास की कथा वस्तु लगभग भारतीय परिवेश की है और उसकी समय सीमा भी काफी लंबी है। इसमें 3 पीढ़ियां नहीं है, इसके अंदर 4 पीढ़ियां है। रुक्मिणी, उषा, रमा और प्रज्ञा को देखे तो इसमें पीढ़ीगत अंतराल, विधवा जीवन है वो दिखाया गया है, समझौतावादी स्त्री की जो प्रवृत्ति होती है वो दिखाया गया है, लैंगिक भेदभाव, स्वतंत्र और स्वाभिमानी नारी का अस्तित्व आदि देखने को मिलता है। और लेखिका इस उपन्यास के संदर्भ में कहती है कि स्त्री विमर्श के कई आयामों पर दृष्टिपात करता हुआ परिवर्तन काल के बदलते खंडों में स्त्री की सोच में आए बदलावों को रेखांकित करता है। इसलिए ये उपन्यास केवल रत्ना के निजी स्मरणों का विवरण न होकर हमारे समाज की असामान्य परिस्थिति में स्त्री की सामान्य स्त्री का समग्र चित्रण करने का उपक्रम है। और ये उपन्यास पढ़ते हैं तो हम स्वयं ही उसके साथ साथ चलते रहते हैं, उस समय में चले जाते हैं। आजादी के पहले की भारत की क्या स्थिति थी वो भी हमें देखने को मिलती है। पात्रों की पीड़ा है जो हमारा दिल दहला देती है। सभी पात्र है जो केंद्रीय पात्र है रत्ना उसी के ही इर्द गिर्द घूमते हैं, किंतु सबका अपना व्यक्तित्व है, सबकी अपनी पृष्ठभूमियां है। हिमालय से लेकर डेनमार्क तक का तटीय क्षेत्र है जो इस परिवर्तन उपन्यास की पृष्ठभूमि बना है। दुनिया के अनेक जीवंत दृश्य है जो इस परिवर्तन की शीर्षक को सार्थक करते हैं। अगला जो उपन्यास है वेयर डू आई बिलोंग, जिसके अंतर्गत प्रवासी समाज के बीच जो पीढ़ीगत अंतराल है, हालांकि सारे ही उपन्यासों में पीढ़ीगत अंतराल तो देखने को मिलेगा, इसके साथ ही सांस्कृतिक संघर्ष को सूक्ष्मता के साथ दिखाया गया है। इसमें विस्थापन और प्रवास के बीच का प्रश्न है। उपन्यास में सांस्कृतिक संघर्ष के साथ साथ समायोजन की परिकल्पना भी है। सभी पात्र अपने समय, समाज और क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भली भांति करते हैं। लेखिका ने विस्थापन, प्रवास, सांस्कृतिक भेद, आधुनिकता पर पारंपरिक जीवन मूल्य के विविध प्रश्नों के उत्तर खोजती हुई नजर आती है। इसमें अपनी रचनात्मक वृत्ति के विस्तार का अच्छा प्रयास किया है। इस उपन्यास में एक भारतीय अप्रवासी वंशज रीना के जीवन की कहानी है जो इसी के ही इर्द गिर्द रहती है। और इनका तीसरा उपन्यास है पॉल की तीर्थ यात्रा, जिसके अंदर अद्भुत प्रेम कथा है और इसकी जो घटनाएं हैं डेनमार्क, स्कॉटलैंड के देश काल वातावरण के अनुसार है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें भारतीय भावनाएं भी दिखाई देती हैं। दैनिक समाज के लिए 2-3 विवाह, तलाक का सिलसिला कोई नई बात नहीं है, लेकिन भारतीय मूल्य है वो नहीं मानते हैं। डेनमार्क में देखा जाए कि जहां पर संबंधों का मूल्य केवल व्यक्तिगत सुख तक ही सीमित होता है, जहाँ प्रेम का महायज्ञ लेखिका इस उपन्यास के अंदर दिखाती है। इस उपन्यास की कथा वस्तु के कलेवर में यद्यपि डेनमार्क और स्कॉटलैंड की धरती है, परंतु उसका जो बीज है वो कहीं ना कहीं भारतीय है। भारतीय मूल की नीना के माध्यम से पाश्चात्य स्वच्छंदता और स्त्री जीवन के नवीन आयामों को तराशती हुई अर्चना पैन्यूली जी हमारी कहती है कि पारदर्शी स्पष्टवादी नीना जी तोड़ संघर्ष करने वाली, नफा नुकसान देखने वाली महिला भी थी। रिश्तों में वे नफा नुकसान देखती थी। जब उसे लगा पॉल उसके काम का नहीं है, उसने मुझे जिंदगी से बाहर निकाल दिया। इनका चौथा उपन्यास है कैराली मसाज पार्लर, जो मनोहर लेखिका कंवर ने जी, आपका समय समाप्त हो चुका है, आप समापन कर लीजिए। समझ चाहती हूँ क्योंकि मेरा शोध कार्य और समय की इतनी जी बाध्यता है तो मेरे लिए बिल्कुल बहुत बिल्कुल। चुनौती भरा कार्य है। तो धन्यवाद, आपने मुझे ये अवसर दिया और जितना भी सुना है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोहर कंवर जी। असल में आपने बहुत ही शानदार शोध पर एक दृष्टि से अर्चना पैन्यूली जी के उपन्यासों पर बात की है। दरअसल इतना अवकाश नहीं होता और हम चाहते हैं कि आप अपनी बातें
बिंदुओं के रूप में बताएं उनकी विशेषताओं के बारे में, ये इस तरह का अवसर है। और अब हम चलते हैं प्रियंका जी के पास। प्रियंका जी भी शोधार्थी हैं और वे पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में शोध कार्य कर रही हैं। प्रियंका जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपके पास भी 4 ही मिनट हैं। साहित्य से जुड़े सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं प्रियंका, शोधार्थी, हिंदी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से। मेरे शोध का विषय अर्चना पैनुली के कथा साहित्य नॉस्टेल्जिया के संदर्भ में है। मेरी शोध निर्देशिका प्रोफेसर नीरज जैन मैम हैं। साहित्य संवाद अर्चना पैनुली पर आयोजित कार्यक्रम पर शोधार्थी के रूप में अपने विचार प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व, हर्ष व सीख का विषय है। अ, वैसे तो मैं प्रारंभ से ही अर्चना पैनुली के कथा साहित्य से प्रभावित रही हूँ, लेकिन जिस रचना ने मुझे अत्यधिक प्रभावित किया, या यूं कहे जिस रचना के कारण मेरा रुझान इनके साहित्य के प्रति विकसित हुआ, वह रचना है अ, लेखिका का उपन्यास वेयर डू आई बिलोंग। प्राय आप जब भी कहीं जाते होगे तो आपसे एक प्रश्न जरूर किया जाता होगा कि आप कहाँ से हैं। यही प्रश्न इस उपन्यास की कथा विन्यास को और भी जीवंत बना देता है। उपन्यास के पात्र रीना, जिसका जन्म डेनमार्क में हुआ है, जिसकी शिक्षा दीक्षा डेनमार्क में हुई है, जब भी कोई उनसे पूछता है कि तुम कहाँ से हो, तो वह अपने आप को भारत का कहती, जिसे लोग सहज ही स्वीकार नहीं करते। रीना जो आइडेंटिटी क्राइसिस, पहचान का संकट महसूस करती थी, वह मैं भी करती हूँ। मैं मूलतः बिहार से हूँ, चंडीगढ़ पंजाब में रहती हूँ। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि मैं कहाँ से हूँ, तो मैं अपने आप को अस्मिता के द्वंद्व में पाती हूँ। मुझे लगता है कि अस्मिता का द्वंद्व सिर्फ प्रवासी व्यक्तियों का नहीं है, बल्कि भारत में ही रह रहे कितने ही व्यक्ति अपनी अस्मिता से संघर्ष कर रहे हैं। अ, जिस मानसिक तथा सामाजिक द्वंद को लेखिका ने बड़ी ही संवेदनशीलता के साथ अपने उपन्यास में अभिव्यक्त किया है, जिससे प्रभावित होकर मैंने इनके कथा साहित्य को अपने शोध का विषय बनाया। एक शोधार्थी के रूप में मेरा मानना है कि अर्चना पैनुली का साहित्य केवल अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि समाज और मनुष्य को समझने की गंभीर प्रक्रिया है। इनका साहित्य हिंदी साहित्य को नई दृष्टि, नई संवेदना और नया वैचारिक आयाम प्रदान करती है। अंततः मैं यही कहना चाहूंगी कि अर्चना पैनुली ने अपने साहित्य के माध्यम से मानवीय संवेदना, प्रवासी जीवन, स्त्री चेतना, विशेष रूप से इनके उपन्यास परिवर्तन, कराली मसाज पार्लर, इनका कहानी संग्रह हाईवे E47, इनके कथा साहित्य में हमें परिवर्तन उपन्यास में सैनिक जीवन भी देखने के लिए मिलता है गंगाधर के पात्र के माध्यम से। वही मातृत्व की कोमलता इनके मदरबोर्ड तथा कितनी माए है मेरी कहानी संग्रहों में देखने के लिए मिलती है। आधुनिक युग में उभरता हुआ विमर्श, पुरुष विमर्श की भी झलक हमें इनके नवीन उपन्यास अलकनंदा सूत में शिवानंद पात्र के माध्यम से देखने के लिए मिलती है। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। धन्यवाद, आपने बड़े ही प्रेम से मुझे सुना। धन्यवाद दिव्या मैम, तो धन्यवाद अर्चना पैलुन मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। और आपका भी बहुत धन्यवाद प्रियंका जी। आपने भी बहुत प्रेम से, बहुत ही मार्मिक ढंग से अर्चना पैनुली जी की, इसके साहित्य की विशेषताओं को हमारे सामने रखा। और आप सबके विवेचन से अर्चना पैनुली जी इस बात से सहमत होंगी कि हमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर और बेहतर ढंग से समझ बनाने में मदद मिली है। आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इस समय हमारे पास ये सब, हमारे साथ 39 लोग जुड़े हुए हैं। ये समय आपके लिए है। बहुत सारे लोगों ने टिप्पणियां लिखी हैं आपके साहित्य पर, आपकी कहानी पर, उपन्यासों पर। और अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कृपया जरूर पूछें। आप इसमें हैंड का एक संकेत, प्रतीक है, सिंबल है, वो उठा सकते हैं या बोल सकते हैं। मैं सबको म्यूट कर रहा हूं क्योंकि कोई आवाज आ रही है अनावश्यक रूप से। और आप अब कृपया बताएं। हमारे पास टिप्पणियां आई हैं कुमुदिनी नोटियाल जी से, और शैलेंद्र पांडे जी ने लिखा है, और सुनील कुमार सिंह ने लिखा है। इस तरह से बहुत लोगों ने लिखा है। शायद कोई सवाल नहीं है किसी के पास, तो हम इस अंश को छोड़ते हुए, इस भाग को छोड़ते हुए आगे चलें। आप क्या कहना चाहते हैं? कोई सवाल नहीं है? मतलब कहना चाहिए कि सारे सवाल
अर्चना पैन्यूली जी ने अपनी रचनाओं में साहित्य में दे दिए हैं, और अब कोई सवाल उनके लिए बचा नहीं। तो बहुत आभार आप सबका। और अब मैं हमारे जो इस कार्यक्रम में हमारे आयोजकों में शामिल गृह स्वामिनी इंटरनेशनल की जो हमारी सह आयोजक है, ये राजेश राजेश जी, बस एक बात कहना चाहती हूँ, वो रुचि कुमारी जुड़ी है क्या? रुचि कुमारी जी तो दिखा, आवाज तो नहीं आई, मैंने पूछा भी था अच्छा। शायद। रुचि कुमारी है क्या? जी सर, मैं हूँ। माफ कीजिएगा, मैं ठीक है, रुचि कुमारी जी आपको हम समय देते हैं, आप अपनी बात कहिए कृपया, और अर्चना जी थोड़ा प्रतीक्षा करेंगी। हाँ रुचि जी। जी सर, मैं दिख रही हूँ सर? आवाज बोलिए। आ रही है सर मेरी? आवाज आ रही है, जी। दिखना है अभी देखते हैं। हाँ ठीक है, रुचि जी आपका स्वागत है। अ, आदरणीय मंचासीन विद्वतजन सम्मानित मैम और तथा उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। और मैं एक शोधार्थी हूँ अभी, और मैम जी की रचनाएं अभी पढ़ रही हूँ, और उनकी जो उस रचनाओं में जो विविध पक्षों को मैम ने दिखाया, उनको जानने का भी अभी प्रयास कर रही हूँ। अभी मैं बहुत ही छोटी हूँ, अभी सिर्फ मैंने कुछ ही कहानियां और उपन्यास पढ़ी हैं, जिसमें से मुझे जो हाईवे E47 जो मैम की एक कहानी संग्रह है, उसमें 12 कहानियां संग्रहित हैं। उसमें से जो मुझे ज्यादा आकर्षित करा है वो है मुख्यमंत्री की पत्नी, और एक है खुलकर कहूंगी कि मैं गे हैं। तो जो मैम की रचनाएं ऐसी हैं, जब मैं पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता कि मैं उसी में खो गई हूँ, और ऐसा लगता कि जो कहानियां चल रही हैं वो मेरे इर्द गिर्द है, मैं उनको अनुभव भी कर रही हूँ, करती भी हूँ। और अभी तो बस मुझे आपने जोड़ा, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दिव्या माथुर मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मैम से भी मिली हूँ, और अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है। और बस मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे, बस यही चाहती हूँ। जरूर बना रहेगा रुचि कुमारी जी, आशीर्वाद सब लोगों का आपके ऊपर, आपका काम सफल हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। और साथियों, आपका मैं आभार व्यक्त करता हूँ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे सभी अतिथियों का भी। और हम आपको अगले 15 दिन बाद अगले कार्यक्रम में 6 जून को पंकज सुबीर जी के साथ मिलेंगे। आपका स्वागत है, आप जरूर शामिल होइएगा। और अब मैं आमंत्रित करता हूं अर्पणा संत सिंह जी को औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए। अर्चना जी आपका स्वागत है। और मैं फिर ये कह देना चाहता हूं, रेखांकित करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम को हम सब लेकर आए हैं आपके साथ, लेकिन इसकी परिकल्पना दिव्य माथुर जी की है। अर्चना जी आपका स्वागत। धन्यवाद सर। सभी को नमस्कार। आज का यह अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक आयोजन साहित्य संवाद केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक भारतीय स्त्री की संवेदना, दृष्टिकोण, स्वतंत्रता और चिंतन का बहुत सुंदर संगम रहा। डेनमार्क और भारत में एक स्त्री के लिए तलाक लेने की प्रक्रिया, सामाजिक स्थिति, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, इन सब में काफी अंतर है। दोनों देशों की कानूनी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होने के कारण विवाह और तलाक को देखने का दृष्टिकोण भी भिन्न है। इस बात को अर्चना जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपनी कहानी के माध्यम से हम सभी को परिचित कराया। न केवल परिचित ही कराया, बल्कि आत्ममंथन करने के लिए भी प्रेरित किया। मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय संवाद करने के लिए अनिल जी का, और समीक्षक उमा जी का, सरोजनी जी का, सुधार्थी मनोहर जी, प्रियंका जी और रुचि जी का। आप सभी के वक्तव्य के कारण आज हम अर्चना जी के रचनात्मक यात्रा, उनके साहित्य की व्यापकता, मानवीय संवेदनाओं की गहराई तथा भाषा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता, उनके अनुभवों, विचारों और साहित्यिक दृष्टि में हम सभी परिचित हो सके, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन सभी दर्शकों का, श्रोताओं का और जो साहित्य प्रेमी हम सभी से जुड़े हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ, जो देश विदेश से हमसे जुड़े हैं। और असल में वही हमारी शक्ति है, हमें आप सभी जुड़ते हैं तो हमें
कार्यक्रम आगे आयोजित करने का शक्ति मिलता है, प्रेरणा मिलता है। तो मैं चाहूंगी 6 जून को आप पुनः जुड़े हम सभी से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ना आप जुड़े इस आशा के साथ। धन्यवाद आप सभी को।